नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति समीकरण एक बार फिर बदलने की आहट आने लगी है। इस बार दो किनारे एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। 2 दिन पहले ही सिंधिया अपने बेटे के साथ कैलाश विजयवर्गीय से मिलने इंदौर पहुंचे, उनके घर पर। जबकि एमपी की राजनीति के जमाने से दोनों धुर विरोधी रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब शिवराज को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है और कैलाश विजयवर्गीय से पश्चिम बंगाल का प्रभार ले लिया गया है। ये सब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ दिन ही महीने बाकी हैं। और आपको बता दें कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। साल के अंत में चुनाव है, तो क्या बीजेपी राज्य में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कर रही है? एक नाम है पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पे पलट गए। कर्मचारियों के डीए पे पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए, तो कौन सी नई बात है? और इसलिए पलटनाथ जी है। ये बदल रहा है मध्य प्रदेश, आ रहा है निवेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश विकास के पथ पर और तेजी लाने की कोशिश में है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भविष्य में रोजगार की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख से अधिक नौकरियां स्वयं की निकाली हैं। हर महीने में एक दिन रोजगार मेला लगता है और प्रदेश में निवेश को लेकर वातावरण भी बहुत अच्छा है। चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में काफी अच्छा है। इसमें 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति और 300 से ज्यादा उद्योगों के डेलीगेट्स इस समिति में भाग ले रहे हैं। और आज का दिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित है। अभी ये जैसे हम लोग ना रोज मजदूरी करो 400, 500, 300 जी का जैसी मिला, केट में थोड़ा ज्यादा मिला, बाकी जगह कम मिला। राइट है, सही है, गलत की रहे हो? अरे सही बात है, गलत बात है? ये जो महंगाई बढ़ी रही है रात दिन, एक में घर में पूरा पड़ी रही हो, नहीं पड़ी रही होगी। पहला जैसा अपना घर में थोड़ा थोड़ा भाई बहन पैसा रहता था, अब उसका रही नहीं रहा। जो भैया गलत तो नहीं कह रहा हो रहे? जैसा पहला 5 साल पहला या 8 साल पहला पेट्रोल तो 60 रुपया का, आज है 107 रुपया का। तो ये 70 रुपया 60 रुपया तुम्हारे जेब में से गया, निकली गया, यही कहाँ रहा है? जो गैस की टंकी थी 400 रुपया की, अभी की 1100 रुपया की, तो ये 600 रुपया 700 रुपया कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये कहाँ गए? ये मोदी जी की जेब में गए। काहे में गए? अपने इनने क्यों था कि पेट्रोल 40 रुपए कर देंगे, हमें वोट दो। इनने क्यों था कि भैया गैस की टंकी 200 कर देंगे, वोट दो। क्यों था कि नहीं क्यों था? अब ये सब डबल ही की तई कहीं कहीं हिंदू मुसलमान नफरत करो, घृणा करो, लड़ाई करो, योज कहीं नहीं। ये पिक्चर ना का टेलर ना बताओ सही है गलत है। तो यह बात समझो, हाथ को पंजोज गरीब ना को छो, जिन्हें हर काम गरीब ना का हिसाब से करता था। लाइट फ्री में अभी बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे बोलो बोलो। और यही बिजली का बिल है नहीं है तो अब तुम्हारी आवे टेम पर अपना पंजा के तम भूलिया तो लफड़ा आया, तब उनको याद रखो जो, ठीक है? कहीं गड़बड़ तो नहीं? मतलब यह भावना अंदर से आनी चाहिए कि कांग्रेस ही अच्छी थी, फिर राहुल गांधी पगे पगे भारत जोड़ी रहा, दिखी रहा। ध्यान रखो जब
तो मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव जो है वो विधानसभा के 2023 में होने वाले हैं और इसको लेकर अभी से जो है तैयारियां सभी पार्टियों के बीच शुरू हो गई हैं। राजनीतिक मेल मिलाप का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सियासत की दुनिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस समय हड़कंप ला दिया था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर कई विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था और ऐसे में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई थी। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय से मिलते हुए आपको बता दें कि पुराने राजनीतिक द्वेष रहे हैं, दोनों के बीच में खानदानी एक तरीके से राजनीतिक द्वेष रहा है, लेकिन अब ये फर्क मिटता हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आगे से चलकर कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात की सियासी दुनिया में क्या मायने हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ और उनके बेटे मोर्चा संभाले हुए हैं, जगह जगह पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे बीजेपी के नेता और शिवराज चौहान खुद जगह जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और अभी इंदौर इन्वेस्टर समिट हुई, वहां पर भी व्यापारियों को लुभाने की बात की गई है। लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन लेवल पर खुद शिवराज चौहान अलग अलग जगहों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जी तो मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। और हमारे सबसे पहले मेहमान कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं अमलेंद्र त्रिपाठी जी। अमलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चक्रव्यूह में। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है। आप इस मुलाकात को किस मायने में देखते हैं? देखिए, उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश वर्तमान में बदलाव की राह पर है। जैसे भी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली तो वहां जो भीड़ थी, वहां जो लोग थे, उससे एक अलग से संदेश गया पूरे राज्य में जी कि मध्य प्रदेश जो पिछले 10 से 15 सालों की सरकार है, कैसे अभी कुछ वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार बनी थी, पैसे की दम पे, सत्ता की दम पे या कुछ गद्दारों की वजह से तोड़ने का कार्य किया गया था। लेकिन जनता इन चीजों से ऊब चुकी है और फिर से आशा भरी नजरों की तरफ कांग्रेस की तरफ देख रही है, आशा भरी नजरों से। और रही बात इनकी मुलाकात की, तो सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं रह गया है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस में थे, राहुल जी के साथ चलते थे। अभी कुछ फोटोज उनकी वायरल आपने देखा, कैसे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए कि कभी पानी कभी चाय का बंदोबस्त करते नजर आ रहे थे। और अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो उनके साथ है, उनके टीम के लोग हैं, उनको टिकट कैसे मिले, उनका समायोजन कैसे हो, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं का चक्कर लगाने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात कैलाश विजयवर्गीय, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं कहते हैं कि मुझे हुए दिए हैं, बंगाल के प्रभारी थे, हटा दिए गए वहां से। वर्तमान में ऐसा कोई बड़ा दायित्व तो नहीं है सिंधिया जी के पास, एक मंत्रालय, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी में एक सेकेंड लिस्ट, थर्ड बेंच के नेता है। तो इससे मुलाकात से कुछ फर्क नहीं पड़ना। भारतीय जनता पार्टी ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ही स्पष्ट है, साफ रूप से, कि इस बदलाव की मुहिम में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ का कार्यक्रम करने वाली है, जिससे आम लोगों को, युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगी। जैसे आप लोग जानते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ जी की, पहले अध्यादेश आ गया कि सारे कर्जा माफ होगा, सारे किसानों का कर्जा माफ होगा, डीएपी सस्ती कर दी गई। आप देख लीजिए महंगाई कहाँ पे है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया जी। अभी आपने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहे थे, कैसे किसानों पे वहां पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ था जी। अमलेंद्र जी, आप अभी कह रहे हैं कि शहर आ रहे हैं जी,
अमलेश जी, आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, उनकी कांग्रेस में इतनी पूछ थी तो वो बाहर क्यों निकले, क्यों ऐसी जगह जाना पड़ा जहां इतना सम्मान मिल रहा था, फिर वो अपमानित होने के लिए बाहर कैसे गए? और दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, लेकिन उपचुनाव में तो बाजी वही मार ले गए थे। नहीं, उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें, सारी सीटों पे सिंधिया जी के लोग थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस लगभग 11 से 12 सीटें वहां पे जीती। और रही बात पार्टी से छोड़ के जाने की, देखिए सत्ता बहुत बड़ा एक लालच होता है, तो सिंधिया जी के अंदर सम्मान से बड़ा सत्ता का लालच था। उनको लगा नहीं कि बिना सत्ता के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और राहुल जी ने और प्रियंका जी ने बहुत स्पष्ट पहले ही कर दिया था कि जिसको संघर्ष करना है वो साथ आए। कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक थी, लेकिन अभी हम विपक्ष में हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य, फर्ज है, दायित्व है कि संघर्ष करना। तो जो व्यक्ति सड़क पे नहीं चल सकता उसको पार्टी साइड पे किनारे कर देती, तो इससे उन्हें बेहतर लगा कि चलो सत्ता का सुख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले गए। जी अमलेश जी, सत्ता का सुख तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपकी सरकार में भी मिल रहा था, नौबत ऐसी आ गई कि सरकार तोड़ के वो जाकर बीजेपी में मिल गए। आप ये कह रहे हैं तो सत्ता का सुख तो कमलनाथ भी चाहते थे, और यही सत्ता का सुख जो है वो कांग्रेस को बाहर कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार से। देखिए, एक होता, दो तरीके के सत्ता के सुख भी होते हैं, एक होता लोगों की भलाई के लिए, एक होता निजी स्वार्थ के लिए। कमलनाथ जी बिल्कुल मेहनत की, तो उन्होंने पूरे चुनाव में हर जगह कैंपेन किया और गए, उन्होंने प्रचार किया। लेकिन सिंधिया जी जो सत्ता का सुख चाहते, वो शायद अपने स्वयं के लिए भी, उनकी टीम के लोग जो विधायक थे, कुछ मंत्री भी थे कमलनाथ जी की सरकार में जो पार्टी छोड़ के गए, लेकिन वो स्वयं भी चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कांग्रेस पार्टी में एक ब्लैकमेल की राजनीति कभी पॉसिबल नहीं हुई। इसलिए वो पार्टी को छोड़ के स्वयं केंद्रीय मंत्री जा बने। और हो सकता है कि महत्वाकांक्षाएं हो अभी वर्तमान में कि उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दे, दावेदार बना दे, तो इसलिए अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, तो इनका निजी मामला हो सकता है। लेकिन इस मामले से जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि कैसे कमल के फूल ने उनके गेहूं के खेतों को उजाड़ा, कैसे सरसों के फूल तोड़ा गया, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैसे अत्याचार किए। तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे मेल मिलाप करे, चाहे घर जाए, जनता इनकी 15 साल के शासन से ऊब चुकी है। और वो 2023 के जो अंत में चुनाव होने वाले हैं, इनको काट फेंकने का पूरा मन बना लिया, और इसमें बिल्कुल कांग्रेस सरकार की वापसी होने वाली है। जी, बने रहिएगा हमारे साथ अमलेश जी। और बीजेपी से प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, 2023 में चुनाव होने वाले हैं और आज आपकी पार्टी के बड़े नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कैलाश विजयवर्गीय से मिल रहे हैं। इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि दो राजनीतिक धुर विरोधी पीढ़ियों से और अब एक साथ नजर आ रहे हैं। अलका जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो सिंधिया जी या कैलाश विजयवर्गीय जी जो आज मुलाकात हुई है, आप इनको राजनीतिक के तौर पे जो आप लोग देख रहे हैं, या जो हमारे मित्र अभी कांग्रेस के जो इन्होंने आरोप लगाए कि सिंधिया जी की जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं सिंधिया जी कोई एक मामूली घर परिवार से नहीं है जी। और जहां तक रहा कांग्रेस में उनकी जो छवि थी और अब जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी दादी जी, उनके बुआ जी, ये तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे जी। तो वो तो परिवार में लौट के आए हैं। और जहां तक रहा अपनी विचारधारा या अस्तित्व बचाने की, तो सिंधिया जी को मुझे नहीं लगता है, या मध्य प्रदेश की जनता को ऐसा नहीं लगता है, उनको इस चीज की जरूरत है जी। और जहां कैलाश विजयवर्गीय जी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी का जी एक बड़ा जो है दायित्व रहा है और एक महत्वपूर्ण पद पे अभी है जी। तो ये तो मिलने जुलने का जो है काम भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो है बड़े जो हमारे लीडर हैं उनसे मिलने में हमेशा वो रहते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कब आएंगे कब जाएंगे, जब चाहे तब मिल सकते हैं वो। सुरेंद्र जी, 2023 का चुनाव नजदीक आने वाला है, तो आपकी पार्टी क्या चुनावी तैयारी कर रही है? क्योंकि शिवराज चौहान को भी चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय से भी उनका पदभार छीन लिया गया है, और अब मुलाकात ये हो रही है, तो इसे किस मायने में लिया जाए? या फिर अंदर की उथल पुथल नजर आ रही है? 2023 में डर जो है बीजेपी का, वो एक दूसरे से मुलाकात करवा रहा है। अलका जी देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई डर नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि चुनाव की मामला, जी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के लिए और चुनाव के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है। हमेशा जी। संगठन मजबूत हो, समाज का विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। जी ये अदर पार्टी के लिए नहीं है कि ये परिवारवाद के लिए और तमाम चीजों के लिए जो उल्टा सीधा चीजों के लिए जाने जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है एक अलग विचारधारा के साथ चलने के लिए, देश के विकास के लिए चलने के लिए तैयार रहती है हमेशा। लेकिन और सुरेश, मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आज विकास की राह पे चलने को तैयार है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने को तैयार है, एक नया मध्य प्रदेश बनने के लिए तैयार है। जी। आपने अभी देखा होगा लगातार पिछले एक सप्ताह से जी मध्य प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी योजनाएं हो, चाहे वो इन्वेस्टर समिट की बात करूं, चाहे वो जो प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, जी उनको किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर मान सम्मान दिया गया। जी चाहे वो इंदौर की आप सफाई की बात करें, पूरा वर्ल्ड के अंदर जो है इंदौर शहर जो है जी पूरा जाने माने शहर में से एक है। जी तो ये तमाम चीज जो है पिछले 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जी तो सुरेंद्र आगे जी, भी मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश जो है इसी रास्ते पे आगे बढ़ेगा। जी अमलेंद्र त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप? जी बीजेपी के जी प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल। कि 15 सालों में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आप कितना सहमत हैं इनके बातों से? देखिए इन्होंने अभी मैं इस पे भी आऊंगा, पहले इन्होंने बहुत हास्यास्पद बात कही, सुन के हंसी भी आती है कि परिवारवाद का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर। सिंधिया जी इनकी पार्टी में, अभी इन्होंने स्वयं ही बोला कि उनकी बुआ जी हमारी पार्टी में है, उनकी फैमिली के अन्य सदस्य हमारी पार्टी में, और परिवारवाद का दोषी कौन? कांग्रेस पार्टी। जी तो बड़ा हास्यपद है ये कि खुद के लिए कुछ नहीं दूसरे पे आरोप लगाते। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोहरा है, इस जी। बात से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। रही बात विकास की, 15 सालों में कितना विकास हुआ, तो एक सवाल है, स्पष्ट रूप से आप जवाब दे दीजिएगा, मैं जी। माफी मांग लूंगा जी कि 5 विभाग मध्य प्रदेश में अभी तक, सिर्फ 5, 100 नहीं, 200 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ 5 विभाग आप बता दीजिएगा जिनमें आपने 100% भर्ती की हो। सिर्फ जी। 5 विभाग। शायद आपके पास कोई ना कोई आंकड़ा होगा, आप गूगल कर लीजिए, जहां पे आप डाटा वहां से निकाल लीजिए। अभी तक पिछले 15 सालों में 5 विभाग नहीं भर पाए, तो पूरे देश की बेरोजगारी दूर करना प्रदेश की कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा धोखे में रख के बात कही जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी व्यापम कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कितने छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की? मध्य प्रदेश में। किसानों पे लाठीचार्ज कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। जी बेरोजगारी दर जो सबसे 5 राज्य आते हैं सर्वप्रथम में, उनमें कौन? मध्य प्रदेश आ रहा है। पलायन के मामले में कितना आदमी पलायन कर रहा है? मुंबई और दिल्ली, मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। जी मध्य प्रदेश के कितने लोग वहां पे जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। जी ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, लोगों को बरगलाने की काम करते हैं। वर्तमान समय में मध्य जी। प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पे है। जी। महंगाई तो आप लोग जानते हैं कितना महंगा सिलेंडर हो रखा है। जी। आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है। जी रसोई जो घरेलू स्त्रियां हैं, उनकी रसोई का बजट बिगड़ गया है। जी चाहे बिल्कुल। दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं, सब महंगा है। जी ठीक है। लेकिन इनके लिए सब राम राज्य है, क्योंकि उन्होंने एक चश्मा लगा रखा ना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि सब हरा राइट को दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है। आप 5 विभाग बता दीजिए, आप जी। बताइए कितने ठीक- पलायन किए, ठीक है, शिक्षा ठीक के है। क्षेत्र में कितने पीछे है मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका सवाल पूछते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आपने सुना अभी अमलेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि आप कोई 5 विभाग बता दीजिए जिसमें आपने 5 सालों में भर्तियां की हैं। बेरोजगारी के मामले में टॉप 5 पर मध्य प्रदेश है। महंगाई के मामले में भी सरकार का जवाब नहीं है। आप लोग, इनका आरोप है कि आप लोग हरा हरा दिखा रहे हैं, लेकिन हरा कुछ है नहीं, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। अलका जी देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि हमने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। जी हम लोग टीवी पे बैठ के अगर ये तय कर लें जी कि किसने क्या किया, तो ये तो प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। तो अभी सर, इन्होंने महंगाई की बात की। जी। अभी इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश बिल्कुल, के अंदर देश की कुछ जनता पहले टीवी बने। के माध्यम से अपनी राय कल आप बनाती ही है और लोगों टीवी में के से माध्यम से ही सुनती मीडिया है। के ही कुछ साथी ने कल उनसे सवाल किया, जयराम रमेश जी का, जो भारत छोड़ो या भारत जोड़ो यात्रा के वो प्रभारी है। जी
कि हिमाचल में आपकी अभी सरकार बनी और आपने वहां पे जो है सर 15 सालों से सरकार तो आपकी है ना सर, तो सवाल तो आपसे बनता है, आप ये बता दीजिए कि 5 विभाग जो हैं उनमें भर्तियां की आपने। सरकार बनी है हिमाचल के अंदर जी, वहां पर इनसे पूछा गया कि आप महंगाई की बात करते हैं और 3 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ा दिया। जी, जयराम रमेश जी ने क्या कहा जी, कि आप हमसे मत पूछिए, आप मुख्यमंत्री से पूछिए। जी, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी है और कांग्रेस के जाने माने बहुत कद्दावर नेता है जयराम रमेश जी। जी, हिमाचल की बात है, उस पर भी डिबेट कर लेंगे सर। अभी मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सर? आप देखिए, चाहे नर्मदा परियोजना की मैं बात करूं, जी, चाहे आप देखिए उज्जैन के अंदर बाबा भोलेनाथ की नगरी में किस प्रकार से विकास किया गया, कॉरिडोर देखिए किस प्रकार से जी, पूरे देश दुनिया के अंदर आज बाबा उज्जैन के अंदर जो है किस प्रकार से नाम हो रहा है। जी, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करूं जी, या कोरोना काल में आप देखे होंगे किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने हर घर के अंदर जो है वैक्सीन लगवाने का काम किया, राशन बंटवाने का काम किया। ये तमाम जो योजनाएं थी, ये गरीब कल्याण योजना जो है, ये हमने मध्य प्रदेश की जनता के लिए ही दिया था और मध्य प्रदेश की जनता ने इनका लाभ लिया। जी, और जहां तक रहा कांग्रेस की सरकार, जब चुनाव के टाइम में इन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, किसानों का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे हम। जी, आप इनसे पूछिए कि कौन सा इन्होंने क्या काम किए। जी, लेकिन आपने कहा जनता फैसला करेगी सर, लेकिन जब आपकी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ लेते हैं आप लोग। आप कहाँ जनता का सम्मान करते हैं? और दूसरी बात ये कि आपने ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, क्योंकि रोजगार तो बड़ा मुद्दा है सर। बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 5 में है। अलका जी, ये आंकड़ा जो है हम लोग निकालते हैं, या ये जो आप निकाल के लाए हैं, जी, मध्य प्रदेश अंदर और राजस्थान आसपास में ही है। जी, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करूं, विकास की बात करूं, जी, उद्योग लगने की बात करूं, ये तमाम चीज आप राजस्थान और मध्य प्रदेश का आप तुलना कीजिए जी, और आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश जो आज देश का जो है जी, उद्योग के में नंबर 2 पे, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश आता है। अच्छा, जी, और आप राजस्थान में देख लीजिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है। जी, वहां किसी प्रकार का विकास हमको बता दीजिए कि राजस्थान में क्या हुआ। और जहां तक आपने कहा कि तोड़ जोड़ की बात, तो जी, सिंधिया परिवार जो है एक सम्मानित परिवार है। जी, आप उनको अगर आप साइड करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, जी, हमने उनको तोड़ा नहीं, वो जी, स्वयं आए भारतीय जनता पार्टी में, वो अपने परिवार में स्वयं आए, जी, तो हमने तोड़ा कहा। उनको कमलनाथ जी ने उनका सम्मान नहीं किए, जी, तो वो पार्टी से छोड़ जी, दिए पार्टी। जी, आज आप देखिए कमलनाथ जी की सरकार क्यों गिरा, जी, कमलनाथ जी के सरकार के ऊपर क्यों आरोप लगा, उनके बेटा भतीजा भांजा जो है कितना करोड़ों का हेराफेरी कर लिया। जी, आरोप ये लगे थे कि नहीं लगे थे, आप हमको बताइए। और आप हमारी सरकार में कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा सांसद हमको बता दीजिए जिनके ऊपर आरोप लगा हो और वो सत्ता में हो। जी, तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो है, बीएस येदियुरप्पा, आपने एक नाम सुना होगा, बीएस येदियुरप्पा आपकी सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जी, बिल्कुल। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, अमलेंद्र त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं वो, आप सुनिए उन्हें। मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूं जिनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जेल भी गए। आपका बड़ा साफ सुथरा नाम है बीएस येदियुरप्पा, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कर्नाटक के और जेल भी गए हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे सर मध्य प्रदेश में बात कीजिए, यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है सर। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार पे कोई ऐसा दागी मंत्री नेता नहीं है। व्यापम घोटाले की पूर्ण रूप से जांच नहीं करा पाए, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये कोई भी काम को निष्पक्ष रूप से करेंगे। व्यापक घोटाला हुआ, सबने जाना, कितने छात्र छात्राओं की हत्या, आत्महत्या की सबने जाना, क्या उसकी अभी तक कोई जांच हुई? जी। और अगर जेल गए तो क्या विपक्ष के लोग थे? सत्ताधारी पार्टी के ही लोग थे। जी।
तो आपने खुद सुना होगा, उन्होंने एक बात कही कि टीवी से चुनाव नहीं होता। मेरे साथी में एक बात बता दूं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हजारों लोग डिबेट्स देखते हैं, उनकी राय बनती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं नहीं कहा जाता है, ये चौथा स्तंभ होता है, ये हक की आवाज उठाता है। तो आपको जवाब तो यहाँ भी देना पड़ेगा और जनता के बीच में जाके भी देना पड़ेगा। वोट जरूर जनता करेगी, लेकिन जवाब आपको दोनों जगह देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपसे एक सवाल पूछा था बेरोजगारी के मामले में, बिल्कुल 5 बिल्कुल विभाग बिल्कुल बता दिया, वो नहीं अमलेंद्र बता जी, पाए। मैं सुरेंद्र जी से उनका पक्ष जान लेती हूँ। सुरेंद्र जी, इन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला जो है आप उसकी जांच नहीं करवा पाए, और दूसरी बात आपने कहा कि भाई भतीजावाद जो है कांग्रेस में मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो क्या आपकी पार्टी में नहीं चल रहा? आपने कहा कि उनकी बुआ जो है हमारी पहले से हमारी पार्टी में है, उनके क्या बोलते हैं परिवार के लोग उनके पार्टी में हैं, वो तो बस अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी चल रहा है। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा सर। व्यापम घोटाला कि सरकार इस पर जांच क्यों नहीं करवा पाई, और दूसरा भाई भतीजावाद क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? हाँ अलका जी, मैं दोनों पे आता हूँ जी। देखिए, हमने इसलिए कहा भाई भतीजा की बात जी कि जहां तक देखिए मध्य प्रदेश की और जिस परिवार की बात हो रही थी, जी मैं उस पे कहा कि सिंधिया परिवार जो है कोई वो मामूली परिवार नहीं है जी या उनको किसी नाम की जो है पहचान की जरूरत नहीं है उनको। जी और जहां तक परिवार की बात रहा, आज देखिए मैंने परिवारवाद क्यों कहा जी कि आप एक 27 साल में भारतीय जनता पार्टी जी 9 जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए, जी और 27 साल में आप एक नहीं बदल पाए थे। सर बदल तो दिया ना उन्होंने, बदल तो दिया। राहुल गांधी की मांग हो रही थी, लेकिन राहुल ने कह दिया सामने से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पहले सुन तो लीजिए हमारी बात। जी 27 साल में वो भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव बनाया जी कि आप कम से कम परिवार से बाहर निकलिए, देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, दूसरों को मौका दीजिए। तब जाके कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष जो है बदलने का काम किया। जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर एक 3 साल पे नए लोगों को मौका देता है, वो चाहे किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी समाज से हो, जी हर एक व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देता है। जी सर, भाई भतीजावाद क्या नहीं है? भाई भतीजावाद मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी में नहीं है? बीजेपी के नेताओं के बेटे भी तो हैं राजनीति में, वो भी बड़े बड़े पदों का लाभ ले रहे हैं। राजनीतिक में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज घुसा और कल विधायक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में 10 से 15 साल तक काम करना पड़ता है, उसके बाद जो है उनको मौका मिलता है भाई भतीजा को। आप एक भी मुझे बता दीजिए। तो सर ये बताइए, 15 साल या 10 साल कांग्रेस पार्टी में भी लोग काम करते हैं सर। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई आया और उसे तुरंत जो है वो मिनिस्टर बना दिया गया। आप करें तो हरा भरा और दूसरे का सूखा सूखा, आप करें तो मतलब अच्छा और दूसरा करे तो गलत। बहुत ऐसे हैं जो कल आया और परसों वो जो है विधायक एमपी बना दिया गया जी। और भारतीय जनता अच्छा, पार्टी सिंधिया जी ने कितनी साल, एक छोटा सा सवाल है, सिंधिया जी ने कितने साल यहाँ पे काम किया और कैसे मंत्री बन गए? दे दिया गया हो जी। परिवारवाद का एक अच्छा उदाहरण सिंधिया जी है, और सिंधिया जी ने कितने साल काम किया बताइए। ठाकुर जी का ले लीजिए या सिंधिया परिवार का ही ले लीजिए। सर अमलेंद्र त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि कितने साल सिंधिया ने बीजेपी में काम किया कि उन्हें मंत्री बना दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ। सिंधिया परिवार के जो ज्योतिराज सिंधिया जी, उनकी दादी जी जो है जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो है फाउंडर मेंबर है जी। तो ये तो परिवारवाद का नहीं तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मंत्रालय मिला है वो उनके परिवार की सेवा का उपहार मिला है, आपने उपहार में दिया है? वो उपहार नहीं मिला है। ज्योतिराज सिंधिया जी तो अभी तो आप यही कह रहे थे कि दादी ने काम किया, उन्होंने काम किया है युवाओं। सर वो तो कांग्रेस के लिए किया है उन्होंने, सर वो तो कांग्रेस के लिए किया है उन्होंने। सुनिए, कांग्रेस के लिए काम किया था, कांग्रेस उन्हें तो शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा का घेराव भी किया है उन्होंने मोदी पे हमला भी बोला है जी।
आपको याद नहीं होगा पिछले साल दिल्ली का चलिए गृह विभाग चलिए, देख ये लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला है। आप बता दीजिए 2023 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए क्या मुद्दा है? बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार जी, आपसे ये सवाल है। और अमलेंद्र जी, आप बताइए कि 2023 में देखिए, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? सबसे बिल्कुल पहले मैं स्पष्ट है, सुरेंद्र बिल्कुल कुमार जी स्पष्ट के है। पास आती हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, आप ये जी। बताइए 2023 का चुनाव बीजेपी किस मुद्दे पर लड़ेगी? अलका जी देखिए, 2023 का चुनाव जो है नए मध्य प्रदेश के लिए लड़ा जाएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए लड़ा जाएगा, युवाओं के लिए लड़ा जाएगा, किसान की विकास के लिए लड़ा जाएगा। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ हो और मध्य प्रदेश जो है आगे किस प्रकार से बढ़े और मध्य प्रदेश जो है देश का नंबर 1 प्रदेश कैसे बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र कुमार जी, क्या आप मानते हैं कि 15 साल में आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसलिए मुद्दा बना हुआ है रोजगार का? बेरोजगार हैं युवा। अच्छा जी, अगर आप हम ये 15 मानते साल हैं में कि मध्य मध्य प्रदेश के प्रदेश अंदर जो है काम वो नहीं निर्मल करते, नहीं हो पाया 15 साल में? आप अलका जी, मानते अगर हैं हम कि 15 साल में जो उज्जवल भविष्य देने का आप लोगों को वो दे रहे थे, एक तरीके का सपना दिखा रहे थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपको 2023 में 15 साल के बाद 5 साल और चाहिए, इसलिए आप जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, आप नहीं, अपने नहीं, विकास देखिए, कार्य गिनवाइए सर। मैं अपना कैसे विकास के मुद्दा कार्य बदल बता गया? रहा अब हूं। जनता के बीच में जा रहे हैं तो आप निर्मल मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं विकसित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप ये कहिए ना कि हमने विकास किया है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ अलका जी, हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास किया है जी उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। जी जो काम, जो योजनाएं हमारी चल रही है, उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे जी और जनता का जो समस्या है या जनता का जो कुछ बाकी है जी। उसको और भी हम अच्छा किस प्रकार से करें, उसको आगे ले जाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। जी आप देखिए, अभी गुजरात के अंदर 27 साल से हम हैं, फिर भी गुजरात की जनता ने हमको सेवा करने का मौका दिया, जी गुजरात को विकास को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता 2023 में फिर से आशीर्वाद देगा हमको और ताकि मध्य प्रदेश जो है आगे बढ़े। तो अमलेंद्र जी, बीजेपी बोल रही है कि बीजेपी को जनता का साथ मिलेगा 2023 में। मध्य प्रदेश की जनता जो है वो जीत का आशीर्वाद बीजेपी को दे रही है। आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी को कितना आशीर्वाद देखिए, मिल रहा बिल्कुल है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नेहरू जी का बनाया हुआ एक बाबा साहब के सपनों का देश है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है यहाँ पे, स्वेच्छा से अपने आप बोल सकते हैं ये चीजें। अभी इन्होंने अपनी बातें रखी कि कैसे इन्होंने परिवारवाद पे हमला किया। मैं अभी मुद्दों पे भी आऊंगा जो आपने पूछे 23 के चुनाव के लिए। जी इन्होंने परिवारवाद पे हमला बोला, लेकिन सिंधिया जी का बचाव करते हैं। जी रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन व्यापम का बचाव करते हैं। जी तो ये इनका दोहरा चाल चरित्र और नियत है। इनकी नियत साफ नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, स्वयं की बातों फंस जाते हैं। ये विकास जो किए उनको पूरा करेंगे, अभी तक ये नहीं बताया अभी तक क्या विकास किया। जी पिछले 15 सालों में सरकार ने क्या विकास किया, कितने रोजगार दिए। अभी एक आरोप लगाया था कि आंकड़े आप लोग बनाते हो। भैया, आंकड़े हम लोग नहीं बनाते, आंकड़े आपकी सरकार देती है, जो केंद्र सरकार बैठी है उसके अलग अलग मंत्रालय आंकड़े जारी करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। किसानों की कर्जा माफी, बिजली बिल, बत्ती का बिजली बिल, छात्रों की जो स्कॉलरशिप की समस्याएं वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा रोजगार जी सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में, रोजगार। अभी आपने देखा कि राजस्थान में सिलेंडर 500 का कर दिया गया है, अगले बजट सत्र से लागू हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए मुद्दा रहेगा। और बहुत ही बड़ा देश का ज्वलंत मुद्दा है ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। जैसे अभी हिमाचल में की गई, राजस्थान में की गई, झारखंड में की गई, तो वैसे ही पुरानी पेंशन की बहाली भी मध्य प्रदेश में की जाएगी। और जो भी किसान रह गए थे, जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ था, उनका कर्जा माफ किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, आपने छत्तीसगढ़ मॉडल सुना होगा कि कैसे वहां पे जो गाय, गौ माता का मूत्र है या जो उसका अन्य चीजें हैं, तो उनको खरीदा जाता है ताकि इनपे जो बेचारी आवारा है या परेशान है, इनको रोका जा सके। लोग पाले, इनकी सेवा करें।
क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा स्थान गौ माता का हमेशा से रहा है, तो उसको ही पूरा किया जा सके, ये हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। और बाकी कांग्रेस पार्टी की एक मैनिफेस्टो कमेटी हमेशा से अलग से बनती है, तो अभी चुनाव से कुछ दिन पूर्व बनाई जाएगी, और उसके जो भी सदस्य होंगे वहां के जनता के बीच में जाएंगे, उनके विचार सुनेंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, महिलाओं के बीच जो भी आएंगी वो बातें और ऐड की जाएंगी, और वहां बाकायदा हम लोग प्रसिद्ध पत्र जारी करके अपना घोषणा पत्र उसको लेके चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अमरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आप जी। रोजगार की बात करेंगे, आप किसानों की बात करेंगे, लेकिन जनता कैसे आप पे भरोसा कर ले? क्योंकि अगर वो आपके पार्टी को वोट देती है तो आपके पार्टी में अंतरकलह के बीच, आपकी आपसी लड़ाई के बीच वो वोट जो है वो बिखर जाता है, आपके पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में यही खेल देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस पर लोग कैसे भरोसा करें कि वो वोट जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं और बाद में वो बीजेपी में जाके कन्वर्ट हो जा रहा है? तो भरोसा कैसे कायम करेंगे सर? जी नहीं जी अलका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बिल्कुल जो हमारी पार्टी में कुछ ऐसे गलत लोग हैं, मैं इसका बिल्कुल खंडन नहीं करूंगा, आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो ईडी, सीबीआई, आईबी इनके डर में काम करते हैं। जी। तो ऐसे राहुल जी ने पहले कह दिया, ऐसे जो भी लोग हैं जिनको डर है कि हमें सत्ता नहीं मिली तो हम बिखर जाएंगे, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिनका एक उद्देश्य है संविधान की रक्षा करना, जिनका उद्देश्य है लोगों के हकों के लिए लड़ना, तो वो सामने आए। और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, और ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा ताकि वो जनता के बीच में जाएं, लड़े और जीतें। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जनता के स्वार्थ के लिए सदन में उनका मुद्दा उठाएं। हो सकता है कभी सिंधिया जी जैसे लोग या कभी अन्य जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनपे कुछ ऐसे आरोप हो या केंद्र सरकार का दबाव कह लीजिए, तो पार्टी तोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, उनका काम करते हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस की अब की जो कैंपेन स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, इसका बहुत ही ध्यान रखा जाएगा। जैसे आपने हिमाचल में देखा, अभी हिमाचल का चुनाव हुआ तो बहुत कोशिशें की गई, प्रलोभन दिए गए। अभी झारखंड में देखा आपने कैसे वीडियो ऑडियो वायरल हुए, झारखंड के विधायक अलग अलग प्रदेशों में पकड़े गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अब इनको तोड़ने का कार्य किया। एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी गलतियां जो पीछे हुई है वो आगे नहीं होंगी, और स्पष्ट रूप से एक साफ तरीके से, एक साफ छवि के साथ दोबारा 2023 के चुनाव में कांग्रेस आने वाली है। अमरेंद्र जी, कैसे मान लिया जाए कि इस बार आपकी पार्टी जो है वो दूध से नहीं जलेगी, इस बार आपकी पार्टी में पद की लड़ाई नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर कि वहां पे दो धड़ा होता है। बीजेपी की खास बात है, वहां पे जो भी उनका सर्वोच्च पद पर बैठे जो इनके पदाधिकारी हैं, वो जो निर्णय लेते हैं उसे सर्वमान्य रूप से मान लेती है उनकी पार्टी। लेकिन आपकी पार्टी में खींचतान चलती है, राहुल से अलग मिलते हैं, कहीं कमलनाथ, कहीं क्या पता अशोक गहलोत अलग मिल रहे हैं, सचिन पायलट अलग मिल रहे हैं। तो आपकी पार्टी में जो ये अलग अलग जो थोड़े थोड़े से जो विधायक बांट के लड़ाई होती है, इस बंदर बाट को रोकने के लिए क्या करेंगे आप कि आके आगामी चुनाव में अगर आपकी जीत हो भी जाती है, जनता आप पे भरोसा कर ले, तो कैसे करे सर? आप ये बताइए, किस भरोसे, कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि जो वोट जो है मध्य प्रदेश की जनता आपकी पार्टी को दे रही है वो कन्वर्ट नहीं होगा दूसरी पार्टी में जाके? बिल्कुल। क्या इसके लिए कोई नियम कानून बना रही है आपकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल कोई नियम कानून नहीं बनेगी। इसके लिए मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी। तो ये पार्टी की खूबसूरती है कि हर आदमी स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है, एक तानाशाही रवैया है कि जो हाँ ऊपर से आ गया आदेश वही यहाँ पे नीचे पालन होगा। कांग्रेस में बिल्कुल नहीं। अगर आप एक विधायक हो, आप छोटे से कार्यकर्ता हो, आप मुख्यमंत्री से सहमत नहीं हो, तो आप भी अपना विरोध दर्ज करा सकते हो। तो स्वतंत्र हो, और कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती कांग्रेस पार्टी को महान बनाती है, अच्छा करती है। कांग्रेस पार्टी बहुत सारे, आप पुराना इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में लोगों की नहीं बनी, लेकिन दोनों लोग कांग्रेस में रहे। यह विचारधारा की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। और हर पार्टी में जहाँ चार बर्तन होता है, खटकता आवाज आती है। यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। सर, आपकी पार्टी चार बर्तन मानते हैं, चार बर्तन मानते हैं, खटकते हैं आपस में, लेकिन घर भी तो टूट जाता है। मध्य प्रदेश में टूट गया। वही मैंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। जहां पे मनभेद हो, आराम से पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, और गए भी। कांग्रेस ने कभी उनको नहीं रोका कि आप मत रुकिए, आप आइए यहाँ पे। बिल्कुल, हमें हर एक व्यक्ति की जरूरत है जो लोकतंत्र में भरोसा करता हो, जिसको तानाशाही विचार रवैया चाहिए, वो छोड़ के जा रहा।
ठीक है अमलेश जी, सुरेंद्र जी से उनकी राय जान लेते हैं। काम करना चाहते हैं सुरेंद्र जी से जान लेते हैं है। कि वो क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप अभी सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। आप लोग जो हैं वो तानाशाह हैं, तो कितना सत्य है इनका आरोप? अलका जी देखिए, जिस प्रकार से अरविंद भाई ने अभी खुद सारी बातें बताए हैं, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये पार्टी है, किसी परिवारवाद का पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबके प्रयास के साथ जो है हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। हम 2 से आज 350 हो गए, ऐसे नहीं हो गए। आज आपने ही खुद कहा कि अशोक गहलोत जी अलग दिशा में चलते हैं, सचिन पायलट जी अलग दिशा में चलते हैं। इनके दल के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या ये है, हम की लड़ाई है जी। तो जब तक ये हम की लड़ाई खत्म नहीं होगा, ये देश का या प्रदेश का विकास क्या करेंगे? पहले तो अपनी विकास में लगे हुए हैं इनके दल के सारे लोग। पहले इनकी नेता जो है सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी में भी तो राजस्थान में यही चल रहा है। गजेंद्र शेखावत अलग लड़ रहे हैं, जो मैडम पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं वो अलग लड़ रही हैं, सतीश पुनिया अलग लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी में तो घमासान मचा हुआ है। समझ ही नहीं पा रही पार्टी के आने वाले चुनाव में वो किसको फेस बनाएगी, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? अलका जी देखिए, हमारी पार्टी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी हम लड़ेंगे जी। और ये तय करेंगे सारे चुनाव उन्हीं के नाम पे। लेकिन सर, चुनाव हर जगह प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं खड़े रहेंगे सर। चलिए, उनके नाम पर वोट मिलता है आपकी पार्टी को, लेकिन राजस्थान की जनता की समस्याओं से रूबरू तो बीजेपी के राजस्थान इकाई या मध्य प्रदेश इकाई को होना चाहिए ना। तो लोकसभा के काम देखेंगे या विधानसभा के काम देखेंगे? किसके नेता में? और तानाशाही यही होता है कि एक आदमी तय कर दिया, सबने मान लिया। लोकतंत्र वो होता है जहां सब चुने, और यही अंतर होता है। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता सीएम चुनते हैं, आप क्या तो मोदी चुनते हैं। तो यही अंतर है लोकतंत्र में और जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उसमें। ये कैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा विधायक चुन के आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से एक चिट्ठी जारी होती है कि आप चुन लिए कि भैया आप मुख्यमंत्री हो। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं। अगर हमको लगा कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं प्रदेश की विकास के लिए। तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कीजिए ना, आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कीजिए। अगर बदलते, अगर उसने कुछ गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आपसे मुख्यमंत्री बदलने से क्या होगा? आपकी पार्टी में 4 महीने बाद आप फिर से उसको ले आए। अगर उसने कुछ गलत किया तो जनता के बीच बताओ उसने ये गलत किया इसलिए मैं उसको हटा रहा है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप उत्तराखंड उठा के देख लो, आपने पूरा पहाड़ बेचने का कार्य किया, अभी देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसे डिजास्टर्स आ रहे हैं, वहां के जो सीमेंट के लोग रो रहे हैं। तो यही तो इस लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी गलत रवैया लेके आई है और लोग इसी के विरोध में है तस्वीर के कि देश की जनता चाहती है कि डेमोक्रेसी हो, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो। किसी प्रकार का यहाँ पे पंचायत की सरकारें अलग होती है, नगर शहरों की सरकारें अलग होती हैं, प्रदेश की अलग और देश की अलग। चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे अदर स्टेट ले लीजिए, हर जगह पे लो लगा के रखे हैं कांग्रेस पार्टी। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा है आखिर कांग्रेस का नेता कौन है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिसका चुनाव बहुत ही खूबसूरत लेकिन अमरेंद्र जी, आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, सर्वमान्य। बिल्कुल। और अभी आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो आप ये बताइए कि इलेक्शन में टिकट बांटते वक्त किसकी चलेगी, किसकी बातों को ज्यादा मायने, ज्यादा वजन दिया जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के या फिर राहुल गांधी के? अभी तो फिर आपने यही कह दिया कि आपकी पार्टी में 2 कमांडर हैं। आपकी पार्टी में 2 कमांडर हैं, आप अभी इसी बात को बता रहा हूं। आप खड़गे तो एक तस्वीर के तरह खड़े हैं, वो सारे फैसले जो है गांधी परिवार लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे।
वो तो दूसरे के ये नजर बड़ा में हास्य, जनता ये को आप धोखा देने ये के आपका लिए अपना नजरिया, उसका मैं बता सिर्फ दूं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कैसे बनाया चुनाव है। होते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सुरेंद्र एक कुमार स्क्रीनिंग जी, कमेटी सुरेंद्र चुनती कुमार है। जी, आपकी पार्टी में भी तो वही हालात हैं। जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पोस्टर मैं जेपी कांग्रेस नड्डा की जी खुद अलका फैसला जी ने करते आरोप हैं। कांग्रेस की बात उनके स्पष्ट ऊपर कर भी दी तो है, यही आपने है कि बात बैक की है। पीछे से अमित शाह कांग्रेस सब कुछ हमेशा संभालते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी बनती है और स्क्रीनिंग कमेटी सारी फैसले लेती है। वहां पे कोई ना राहुल जी का मतलब है, वहां पे ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। जो जी हमारी सीडब्ल्यूसी है, जो स्टेयरिंग कमेटी है, वो जी कमेटी सीडब्ल्यूसी के मेंबर एक स्क्रीनिंग कमेटी चुनते हैं। 4 से 5 मेंबर होते हैं और वो 5 मेंबर जाके वहां पे अपने विधानसभा प्रत्याशी चुनते हैं। तो इसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं है और ना ही कोई चुनने वाला है। ना ही इससे मतलब है कि खड़गे जी चुनेंगे कि राहुल जी चुनेंगे। यहाँ पे वो कमेटी चुनेगी। सर, सीडब्ल्यूसी तो कमेटी में भी ये तो कमेटी लोग कौन राहुल बनेगी, ये गांधी सीडब्ल्यूसी तय परिवार के करेगी, कोई खिलाफ नहीं विशेष नहीं जाते कि ना कोई सर। करता। गांधी जी परिवार के खिलाफ तो वहां भी नहीं जाते। वहां भी अगर बोला जाएगा तो नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, गुलाम नबी राहुल आजाद गांधी का जी देख के लिए लीजिए, बहुत कपिल बड़ा सिब्बल का देश देख है। लीजिए। इतने अगर वो सारे राज्य हैं, तो वो पार्टी के किसी भले एक के लिए कोई राज्य शिकायत पे करता है, कोई कोई कांग्रेसी नेता, तो उसके पर काट दिए जाते हैं आपकी पार्टी में। ये आपका नजरिया हो सकता है। मेरा नहीं है बिल्कुल सर, सर आप मेरा चुन नहीं सकते है। हो। मेरा जी नजरिया नहीं है। मैं ये आरोप जो आपकी विपक्षी पार्टियां लगाती है, मैं उसकी बात कर रही हूं सर। मेरा नजरिया नहीं है। वही या आपकी ही पार्टी के जी लोग जी कहते हैं, वही मैं आपकी ही पार्टी के जो गुलाम नबी आजाद है, कपिल सिब्बल है, वो खुद कहते हैं कि अगर हमने शिकायत की, हमने तो एक भले के लिए पार्टी की बात की और हमारे ऊपर ही ये तोहमत लगाई गई कि हम बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। देखिए, एक भी बयान उनके खिलाफ अगर राहुल जी ने दिया हो तो बताइए, मुझे सुना दीजिए। लेकिन आपको आपकी कोई पार्टी बयान के नहीं दिया नेताओं ने तो तो दिया है ना सर। एक मिनट, हमारी आप पार्टी ये के नेता बताइए, तो राहुल गुलाम जी नबी के आजाद जी कहने, भी थे राहुल कल तक। गांधी परिवार हमारी के पार्टी कहने के के नेता तो बगैर बिना कपिल सिब्बल जी भी थे कांग्रेस पार्टी और में कुछ बड़े होता है? मलाईदार ओहदे पे थे। जी जी, तो बिल्कुल वो हमारे पार्टी में सीनियर नेता थे और उन्होंने ऐसा बयान दिया तो बहुत ही दुखद है कि वो सीरियल सीट के सदस्य भी हैं। जब तक सरकार रही तब तक अच्छे अच्छे मंत्रालय भी उनके पास थे। जब संघर्ष का समय आया तो आप राहुल जी पे आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। आप भी संघर्ष करके बताइए ना। आप बता दीजिए कि कितनी जगह गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल कांग्रेस में रहते हुए धरने प्रदर्शन किए हो, जी कितनी जगह महंगाई लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। अरे आप एक अरविंद सक्षम भाई, वकील हैं, आप गुलाम सक्षम नबी नेता हैं, आजाद जी तो ने आप पिछले सड़क पे 50 उतरिए ना। साल से आपके आपके साथ पार्टी के आप अंदर देखिए राहुल जी कश्मीर, कन्याकुमारी उन्होंने से जम्मू कश्मीर तक जा रहे कश्मीर के पैदल। अंदर किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके सर, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनाई हो। आप कह रहे हैं कि वो कौन सी धरना प्रदर्शन किया, क्या नहीं किया। अमलेंद्र जी, आप उनके ऊपर आरोप लगा जी रहे हैं। अमलेंद्र जी, आपने कहा कि सत्ता की मलाई जब मिल रही थी तब कांग्रेस में थे आप लोग। फिर ऐसे लोगों को हाँ पहचान बिल्कुल। क्यों नहीं पाए? क्यों सत्ता की मलाई दी आपने? क्यों आपने ऐसे नहीं मुफ्त में देखिए रेवड़ियां बांटी? आपके हिसाब से आपने नहीं बिल्कुल, अब गुलाम किसी नबी का आजाद, अंदर का कपिल कोई सिब्बल, नहीं जान जब वो सकता आपकी कि पार्टी क्या के लिए है, केस क्या लड़ते हैं, चाहता जब है वो वो। आपकी पार्टी के पक्ष में बयान देते थे, जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, तब तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उन्होंने पार्टी को हार मिलने लगी, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहता है ना सर कि उसकी पार्टी जो है वो आगे बढ़े, उसकी पार्टी में जो फेलियर रीजंस बन रहे हैं उस पर काम हो। अगर उन्होंने शिकायत की तो फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें मलाई मिली। कमेटी है वर्किंग कमेटी, उसको जी सीडब्ल्यूसी बोलते हैं। अभी खड़गे जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने उसको स्टेडिंग कमेटी का चेंज कर दिया। तो वो डिसीजन लेती है सारी, वहां पे बाकायदा मीटिंग्स होती हैं और अपनी बात वहां पे रखी जाए। जो एक ग्रुप बना था बीच में कि आपस में जाके मीडिया में बातें करते थे, तो ये जी बातें हम मीटिंग में रखिए ना। सोनिया जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि आपको जो कुछ भी बोलना है आप यहाँ आके बोलिए और आपकी बात सुनी जाएगी। आप वहां आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जब आजाद जी ने पार्टी छोड़ी थी, गहलोत जी का बहुत बयान आया था और बहुत ही अच्छा बयान था हर एक कार्यकर्ता के लिए और हर एक जो राजनीति में दिलचस्पी रखते उनके लिए बहुत अच्छा था। अमलेंद्र जी, एक आरोप ना आपकी पार्टी पे एक और लगता है, एक आरोप लगता है, सुन लीजिए मेरा सवाल। एक आरोप और भी लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो परिवारवादी है। और ये आरोप आप पर क्यों ना लगे? क्योंकि आप जो है, आपके दिग्विजय सिंह के बेटे को आप टिकट देते हैं, आपके जितने भी मंत्री, नेता, विधायक पूर्व के रह गए हैं, उन सभी के बेटे बेटियों को आप लोग वोट टिकट देते हैं। कमलनाथ के बेटे को टिकट देते हैं। कोई पद आता है उसमें भी नेताओं के बेटे शामिल होते हैं। तो ये आरोप आपकी पार्टी पर क्यों ना लगे कि आप परिवारवाद से जुड़े हुए हैं? आपकी पार्टी में परिवारवाद चलता है। खुद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपकी पूरी पार्टी एक तरफ हो गई। किसकी तरफ हो गई? राहुल गांधी की तरफ आपकी पार्टी हो गई
बीजेपी आरोप लगाती है बिल्कुल, कि आप सिर्फ पोस्टर नहीं, लेकर आए बिल्कुल हो गई। हैं। अगर मैं खुद पार्टी में कोई कांग्रेस दूसरा अध्यक्ष जी। होता है तो फिर वहां राहुल गांधी कैसे सर्वे सर्वा हो गए? आप खुद सामने से कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है परिवारवाद है पार्टी में। नहीं, मैं इसको बता दूंगा, आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद कांग्रेस पार्टी की नेशनल कमेटी का एक पदाधिकारी हूँ। जी। कांग्रेस का एक विंग है, और हर विंग ने जितने भी एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जितनी पीसीसीज हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम चाहते हैं हमारा नेता राहुल गांधी जी बने। बाकायदा उन्होंने लिखित दिया। कांग्रेस में लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए आप। और उसके बाद जब राहुल जी ने मना कर दिया तो चुनाव हुआ। तो ये किसी समय की कमी की वजह से सर एक सवाल और पूछेंगे। 2023 में पार्टी का डिसीजन था ये। और रही बात परिवारवाद की, तो आप उठा लिए राजनाथ सिंह लड़के क्या है, ठीक है, जो प्रेम सिंह धूमिल जी के हिमाचल के मुख्यमंत्री के लड़के, ठीक है अमलेंद्र जी। मुख्यमंत्री अमलेंद्र जी, समय की कमी की वजह से एक लास्ट सवाल पूछते हैं आप दोनों लोगों से। सुरेंद्र कुमार जी, आप भी सुनिए कि सीएम फेस बीजेपी का कौन रहेगा 2023 के चुनाव में? या शिवराज सिंह रहेंगे, या उन्हें बदला जाएगा, या फिर नया सीएम आपकी तरफ से लाया जाएगा? और अमलेंद्र जी, आप बताइए, आपकी पार्टी में सीएम फेस कौन रहेगा? मैं पहले भी इस चीज को स्पष्ट कर चुका हूं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में जो विधायक चुन के आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, जिसको विधानमंडल का नेता बोला जाता है, और ये पूर्व में तय नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है अमलेंद्र जी। अमलेंद्र जी, आपकी बात हो गई। सुरेंद्र कुमार जी, आप बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान 2023 में अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो वो सीएम रहेंगे, या जो चुनाव है उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा सीएम फेस के तौर पर? सुरेंद्र कुमार जी, समय की कमी की वजह से इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, सुरेंद्र कुमार सिंह जी, अमलेंद्र त्रिपाठी जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 में चुनाव होने वाले हैं और अब सभी पार्टियां जो है अपना कमर कस चुकी हैं। सभी पार्टियों की तरफ से लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। 2023 का चुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा पिछले चुनाव में नहीं हुआ। कांग्रेस राज्य के विधानसभा चुनाव में तो जीत दर्ज की, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस चुनाव के बाद करें तो चुनाव कमलनाथ और सीएम शिवराज दोनों के लिए राजनीतिक साख का सवाल है। जहां शिवराज को पिछले चुनाव में मिली हार को बड़ी जीत में बदलना है, तो वहीं कमलनाथ को राज्य में जीत दिलाने के साथ साथ हाई कमान को बताना है कि राज्य की राजनीति में उनका सिक्का अभी भी कायम है। फिलहाल मेरे साथ आर्या न्यूज में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।